हिंदी साहित्य की प्रतिनिधि कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए शीर्ष और वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी अब और नहीं। तो शुरू करते हैं कहानी अब और नहीं। आपने ठीक से नहाया, बाल धुलवाए, पीठ बगलें? कितनी बार पूछोगे? दांत दिखाओ। कितनी बार कहा था कि खूब ब्रश किया करो, हर 6 माह में दांतों की सफाई करवा लिया करो। अब भी दांत पीले हैं। कितने दांत निकलवाए थे? 3। 3 क्यों? सड़ गए थे। कौन आ रहा है बताओ तो? टीवी वाले। क्यों? वे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, शूटिंग करेंगे, आप पर एक छोटी फिल्म बना रहे हैं। आपने इतना बड़ा पुरस्कार कैसे प्राप्त किया है, आप कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ करके दिखाना होगा। जो पूछे उसका ठीक ठीक उत्तर देना। ज़्यादा पट्टी मत पढ़ाओ, तमाशा बनवाने में लगे हो। तमाशा? इसमें तमाशा बनाने की क्या बात है? दुनिया में वही आदमी प्रेरणा स्रोत बनता है जो कोई बड़ा काम करता है, जो सबसे अलग और अनूठा होता है। आप सबसे अलग हो। चंदन मतलब भतीजा बात पूरी करता, इससे पहले वे उठकर चल दिए। बात बात में जब आंखें भर आती हैं, मन में हुक सी उठती है और जबान पर कड़वे तथा तल्ख शब्द आते आते रुक जाते हैं। पर अब वे किसी प्रकार का क्लेश नहीं करना चाहते। उन्होंने सारे रिश्तेदारों से दूरी बना ली, अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, पर उनके पास आने की किसी को कोई मनाही न थी। खामोशी की चट्टान उन्होंने हृदय पर रख ली है। उनका न आने का संकल्प टूटा नहीं। वे नहीं गए। लाख बार कहने पर भी वे नहीं गए। समाचार पत्रों में छपी खबरों को पढ़कर टीवी वालों ने चंदन से संपर्क किया होगा या चंदन ने उनसे, वे नहीं जानते। लेकिन ऐसे अवसर को वे हाथ से नहीं जाने देंगे। परिवार के गौरव को बढ़ाने वाले कर्मठ कृषि पंडित श्री ललिता प्रसाद जी का सम्मान होगा। अंततः उन्हीं लोगों को आना पड़ा। जीवन तो वे वैसे युगों से जी रहे थे, तैयार तो वे और दिनों भी होते थे, पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। अपने ही शरीर पर उनका धीरे धीरे वश खत्म होता गया। मन की शक्ति ही थी जिसने उनके वजूद को जिंदा रखा था, वरना आज वे भी हजारों अपाहिजों के बीच पड़े दयनीय हालत में रोटी मांगकर, ठोकरें खाकर जीने के लिए अभिशप्त होते। साधारण सी सूती धोती, कुर्ता, सदरी या बंडी, कंधे पर गमछा, बालों में कभी किसी ने तेल लगा दिया तो ठीक, अन्यथा तांबाई रंग के बाल हवा में खेलते रहते। अब तो कनपटियों के ऊपर चंद बाल रह गए हैं। चेहरे पर कभी तेल या क्रीम लगा दी गई तो ठीक, वरना चचेड़ता सूखा चेहरा वैसा ही बना रहता। आंखों में लगा कीचड़ देखकर भले ही सामने वाले को घिन लगती हो, पर वे करें भी तो क्या। कई बार लकड़ी की नोक में कपड़ा लपेट कर कीचड़ साफ करते, मगर नोक खिसक कर आँख में चुभ ही जाती, आँख लाल हो जाती। पीठ पर जमे मैल को वे स्नान से पहले दीवार से रगड़ कर साफ करते और पाते कि त्वचा जगह जगह से छिल गई है। एक लंबी यातनादायी प्रक्रिया है। कभी किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि उनके लिए एक पूर्ण कालिक नौकर रख दिया जाए, जैसे आज एक नौकर ये सब काम कर रहा है। हाँ, उन्होंने स्वयं को कभी अपंग या असामान्य नहीं माना, इसलिए अपने काम स्वयं ही करते रहे। नया कुर्ता पायजामा और लेदर की चप्पलें पहनकर जब वे बाहर निकले तो भव्य लग रहे थे। तय किया गया गमछा कंधे पर करीने से रखा गया था। सिर में तेल डालकर कंघी की गई थी। माथे पर लंबा तिलक, चेहरा चमक रहा था। जमकर मालिश की गई थी, पर गालों में पड़े गड्ढे इतने गहरे थे कि उनमें पानी की बूंदें ठहर सकती थीं। आप बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हो, कंधों की हड्डियाँ निकल आई हैं। आखिर आपको किस बात की चिंता है? आराम से खाओ पियो घूमो, क्यों पड़े हो यहाँ? नौकरों को दे दो। चिंता, आराम, यहाँ न रहें तो कहाँ रहें? उन्होंने आंखें तरेर कर कहा, जैसे पूछ रहे हों कि जानते नहीं कि हमें क्या चाहिए। ये नाटक बंद करो। अब हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। सचमुच अब तक तो नाटक ही चल रहा था उनके नाम पर। नेपथ्य में क्या हो रहा है इसे वे बाद में देख समझ सके थे। जब ज़रूरत होती थी उन्हें बुलवा लेते। कक्का आ जाओ, कक्का घर में रुक जाना, हम लोग घूमने जा रहे हैं। कक्का फार्म हाउस पर 1 महीना रुकना है, फसल कटनी है। कक्का इन पेपरों पर साइन कर दो। कभी बैंक तो कभी रजिस्ट्रार के ऑफिस, तो कभी नोटरी के यहाँ, तो कभी डीआईजी ऑफिस में ले जाकर खड़ा कर देते। हस्ताक्षर करते समय कभी भी उनके मन में नहीं आया कि पूछें हस्ताक्षर क्यों करवा रहे हो। पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि कहीं दुराव छिपाव का रेशा था ही नहीं।
बाद में उड़ती उड़ती बातों से पता चलता था कि पहले कंपनी में डायरेक्टर बनाया था, अब उनकी जगह छोटी बहू को बना दिया है। उनके नाम बैंक से लोन लिया था। उनके नाम लंबे चौड़े फार्म हाउस में एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे हस्तांतरित करवा लिया गया है। ऐसे मौके पर उनका नाम, उनकी उपस्थिति यानी उनका वजूद महत्वपूर्ण हो जाया करता था। तब भी वे तसल्ली कर लेते थे कि चलो हमारे नाम न सही, बच्चों के पास तो अपना सब कुछ है। हमें कौन सी ज़मीन जायदाद छाती पर रखकर ले जानी है। बुढ़ापे में तो बच्चे ही सेवा करेंगे। अब उनका शरीर भी थक चुका था, भाग दौड़ होती न थी, अकेलापन भी काटने लगा था। अतः जो कुछ भी अपने नाम था बेच बाच कर बच्चों के पास शहर आ गए। वहाँ से आने का और यहाँ रुकने का वही दिन था जब उन्होंने महसूस किया कि कहीं कोई तारा टूटा है। अंतरिक्ष की वो रेखा जहाँ शून्य होता है, यहाँ भी वो रेखा दिखाई दी। धीरे धीरे लगने लगा था कि बंगले पर उनका रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारा कमरा कौन सा है? आपका कमरा दिनेश को दे दिया है। हम कहाँ जाएं? सचमुच वे कहाँ जाते? यहाँ रहेंगे तो बहुओं के अनुसार 24 घंटे सिर पर चढ़े रहेंगे। फालतू आदमी करेगा भी क्या? उनके सामने खुलकर बैठ भी नहीं पाएंगे। हर बात में हस्तक्षेप, हर बात में रायशुमारी, जीना मुश्किल हो जाएगा। उनको व्यस्त रखने के लिए रास्ता ये निकाला गया कि एक जर्सी गाय खरीदी गई। गाय को फैक्ट्री के पिछवाड़े रखा गया। गाय की देखभाल के बहाने वे भी वहाँ बने रहेंगे, बुरा भी नहीं लगेगा। फैक्ट्री का ऑफिस वाला कमरा उनके लिए खोल दिया गया। लेकिन घर और ऑफिस में ज़मीन आसमान का अंतर था। कहाँ चमचमाता मार्बल का बना बंगला, हर कमरे में एसी, हर तरह की सुविधा, और कहाँ पुराना एक खिड़की वाला ये कमरा। पुताई के बावजूद उसमें दरारें नहीं भरी थीं। शाम होते ही गहन सन्नाटा छा जाता। ना कोई रौनक, ना आवाज़ें, ना टीवी, ना कोई संगी साथी। गांव में तो आते जाते ही बातें हो जाती। वे किसी चबूतरे पर बैठते तो कोई उनके घर में आकर बैठक जमाता। मच्छर भिनभिनाते सो अलग। आग जलाते, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा कर रखते, तब भी चैन नहीं मिलता। मच्छरदानी में हवा नहीं लगती। पुराना कूलर आवाज़ की तुलना में हवा ही ना देता। दीवारों पर चिपकी छिपकलियाँ कई बार बिस्तर पर गिर पड़ती। दम घुटने लगता, मन फड़फड़ाने लगता। बुढ़ापे में यहाँ रहना पड़ेगा चौकीदारों की तरह। उनके स्वास्थ्य से ज़्यादा गाय की सुरक्षा जरूरी थी। सुबह से लेकर शाम तक गाय की सेवा में लगे रहते। नौकर के भरोसे छोड़ा नहीं कि सब कुछ सत्यानाश। जर्सी गाय का दूध बाल्टियाँ भर भर कर जाती, पर उनके हाथों में क्या आता? दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे मांगने पड़ते। दूर दूर तक पैदल आते जाते, बंगले पर खाना खाते जाते। काश किसी ने कहा होता कि कक्का थोड़ा दूध बेचकर वे पैसे अपने पास रख लिया करो, पर नहीं। बहू बाल्टियों के निशान देखकर दूध रखवाती थी। उनका क्या था, वे तो सिर्फ कर्ता थे, मालिक नहीं। फिर 2-3 घटनाएं ऐसी घटीं जिन्होंने उनकी आंखों पर पड़े पर्दे हटा दिए। माया मोह के बंधनों को टूटने में उतनी ही पीड़ा महसूस होती है जितनी पूरे होशो हवास में शरीर के किसी अंग को अलग करने में, और शायद उससे भी गहरी, क्योंकि संबंधों की जड़ें तो मन में धसी होती हैं। जीवन में सामान्य मनुष्य को वैराग यूं ही नहीं आता। उसके पीछे घोर वेदना तथा गहरी चोटें छुपी होती हैं। तब जाकर कहीं मोह भंग होता है, मन टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तब कहीं उसकी गहरी जड़ें उखड़ती हैं। पहली घटना तब की है जब वे अचानक बीमार पड़ गए थे। उन्हें तब सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती करवा दिया गया था। मई का तपता महीना, तेज़ गर्मी, आसपास सारे गांव देहात के गरीब बेबस लोग, गंदगी, उल्टी की बदबू, दर्द, कराहें चैन नहीं लेने देती थी। यहाँ के डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, और 1-2 दिन की तो बात है, चंदन ने तर्क दिया था। शाम को जब बड़ी भतीजी अपने परिवार के साथ उन्हें देखने गई तो उसका हाथ पकड़कर फूट फूट रो पड़े। क्या ये लोग अपना इलाज यहाँ करवाते हैं? अरे ये लोग तो कुत्तों तक का इलाज कार में ले जाकर प्राइवेट में करवाते हैं, और हमें यहाँ लाकर पटक दिया। ये है हमारे किए का फल। जीवन भर इनके लिए मरते रड़ते रहे, ऊसर ज़मीन में कोदो खोद खोद कर ज़मीन तैयार करते रहे। फसल बिकने पर सारा पैसा लेकर आते थे, और तुम सब पढ़ लिख जाओ। अपने लिए कभी एक कौड़ी नहीं बचाई बेटा। तुम तो यहीं कहीं चौकीदार की नौकरी दिलवा दो, अब सहन नहीं होता। महीने में 1000-2000 रुपये तो मिलेंगे। खूब पैसा देते, पर हिसाब से। अपने लिए एक पैसा नहीं बचा सकते। मन में शक धरा है कि हम सुरेश मतलब बड़े भाई के बेटे को न दे जाएं। उनके लिए किया, पर अब वे भी नहीं पूछते। दहलीज से खड़े खड़े भगा दिया था, और अब यहाँ। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे।
अगर यही जीवन है तो मौत आ जाए। वे सिसक सिसक कर बोल रहे थे। उनकी आवाज़ में अथाह वेदना थी। भतीजी ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए सांत्वना दी। इससे पूर्व भी वे अपनी उपेक्षा का संकेत दे चुके थे, लेकिन सौगंध दे दी थी कि किसी से कुछ कहना नहीं। घर में कलेश होगा, कहेंगे कक्का बाहर शिकायतें करते हैं। हम शिकायत नहीं कर रहे हैं। गांव में कुछ बचा नहीं था, जो था उस पर बड़े भाई ने कब्जा कर लिया था। मात्र एक कमरा था, उसी में जीवन सिमट कर रह गया था, इसलिए उकता कर यहाँ चले आए थे। पर यहाँ यहाँ अपना कहने को कुछ ना था। डिस्चार्ज करके उन्हें वहीं ले जाया गया। भाएं भाएं करता बदसूरत कमरा, खड़खड़ करता कूलर। हाँ, अब एक पुराना टीवी अलबत्ता आ गया था। उनका खाना अब टिफ़िन में आ जाता था, ठंडी सब्जी, चमचोली रोटियाँ। यानी घर जाने के रास्ते बंद हो चुके थे। ना बच्चों के हंसी ठहाके सुनाई देते, ना वो चहल पहल, ना रौनक। जानते हैं, शायद उम्र इसका कारण हो, या अंदर भरा बतरस जो अब किस्से कहानियों के द्वारा बह जाना चाहता है। मगर उसकी इतनी बड़ी सज़ा। अपनों को अलग करना हो तो उनसे ऐसी कोई अपमानजनक चुभने वाली बात कह दो जिसे सुनकर वो तड़प उठें, तिलमिला जाएं, चेहरे से घृणा करें, कभी चेहरा न देखने की प्रतिज्ञा पाल लें। बस यही तो हुआ था। बड़ी बहू से झगड़ा, छोटी द्वारा लगाया गया आरोप कि वे चाहें जब तब ताक झांक करते हैं, प्राइवेसी नहीं रहती है। और वो फार्म हाउस वाली घटना क्या, उन्हें फार्म हाउस से बाहर करवा देने का षड्यंत्र, जो आज भी उनके हृदय में अपमान और दर्द का दरिया बनकर बह रहा है, जो सूखता ही ना था। तेल के खौलते कढ़ाई में जैसे जिंदा परिंदे को डाल दिया गया हो, और उसकी वो अंतिम चीख, वो तड़प कभी विस्मृत नहीं हो पाती, हृदय में धंसकर बैठ जाती है। फसल आ चुकी थी। उन दिनों गेहूं तथा चने साफ किए जा रहे थे। सुनहरे रंग का गेहूं, दूर तक निगाहें डालो फिर भी उस ढेर का छोर नहीं दिखाई देता था। हजारों क्विंटल अनाज। जो आदमी इस सब का रखवाला यानी मुकद्दम था, इस सारे फार्म हाउस का जो काम करवाता था, उसका परिवार वहीं रहता था। रहने का मकान था, कुआं था, आमों का बगीचा, नींबू के पेड़, मौसमी अमरूद, अनार। पता नहीं चल पाता कि कब कौन सा फल आए, गिरे बिखरे सड़े या बेचे गए, और कितने बंगले पर भेजे जाते थे। वही हाल सोयाबीन का था। 2-3 बार चोरी हो चुकी थी। कक्का का मानना था कि चोर कोई और नहीं, भवानी सिंह मुकद्दम ही है, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। सब लोगों का मानना था कि वे हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर उनके बिना काम भी तो नहीं चलता था। अतः यही सोचकर उन्हें 15-20 दिन के लिए फार्म हाउस पर छोड़ दिया। वो लिहाज भी करते थे, मना नहीं कर पाते थे। एक रात खुले आसमान के नीचे पलंग डालकर लेटे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज़, फलों के टपकने की ध्वनि, कुएं में छलांग लगाते मेढक, कुल मिलाकर मधुर सांगीतिक धुन का एहसास हो रहा था। तभी उन्हें सर सर खुसर खुसर सी आवाज़ सुनाई दी। वो दबे पांव जल्दी जल्दी भाग कर गए। उन्हें लगा यही वो मौका है जब वो स्वयं को सच साबित कर सकते हैं। देखा, भवानी सिंह अपनी पत्नी तथा भाई के साथ गेहूं की बोरियां भरकर कमरे में रखवाता जा रहा है। उन्होंने लाइट जलाई और जोर से चीख पड़े, कमीनों चुट्टों, जहाँ रहते हो वहीं चोरी करते हो। आने दो चंदन को, निकलवाते हैं तुम सबको। बाप का माल समझ रखा है, धोखा देते शर्म नहीं आती। हमें तो पहले से ही शक था। कक्का इसीलिए तो तुम सबकी आंखों की किरकिरी थे। कक्का रहेंगे तो तुम लोग ये सब कैसे कर पाओगे। उन्होंने फ़ोन का ताला खोला और उसी वक्त फ़ोन लगाया। सुबह आकर देखेंगे, पुलिस को खबर दे देंगे। ये वक्त नहीं आने का, आप भी सो जाओ, ज़्यादा हंगामा मत मचाना, चंदन ने समझाते हुए कहा। पर उन्हें नींद कहाँ। वे तुरंत जाकर सारी बातें बता देना चाहते थे। जब वे बंगले पर पैदल पैदल पहुँचे तो देखा भवानी सिंह पहले से ही पत्नी तथा अपने साथियों के साथ मौजूद था। उसकी पत्नी रो रो कर बता रही थी। उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ लिया और लगे चूमने चाटने। भगवान कसम भैया, हमने कभी ऐसा नहीं किया। आप बताओ, क्या इसी साल गेहूं आया है? हम तो आपसे मांग कर ले लेते हैं। भवानी सिंह के चमचों ने उसकी बात का समर्थन किया। उन्हें जैसे काटो तो खून नहीं। मारने के लिए दौड़े तो चंदन ने हाथ पकड़ लिया। भवानी सिंह को फार्म हाउस से निकलवाने का, उसे चोर सिद्ध करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। पर वे तो स्वयं ही गिरा दिए गए थे सबकी नज़रों से। और ये सब भी कैसे एक चुट्टे की बात मान रहे हैं। सिर झुकाकर रह गए, पाँव बेजान, हृदय जैसे बंद। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लगा गिर पड़ेंगे। बोलने की कोशिश करते तो जबान लड़खड़ा उठती। जीवन भर की कमाई गई इज्जत और पवित्रता
क्षण भर में कलुषित कर दी गई थी। तेरिया चरित्र का ऐसा मारक रूप, शर्म, वेदना और अपमान से भरे वे उसी रात गांव चले आए थे। भतीजों ने परायों पर विश्वास किया, अपनों पर नहीं। भवानी सिंह उनका आज्ञाकारी सेवक था, उसने सबको अपने कब्जे में ले रखा था। एक बार डांट कर पूछते तो कि माजरा क्या है, उल्टा उन्हीं को खरी खोटी बातें सुना दी, बुढ़ापे में नाक कटवा दी। वो तो भवानी सिंह था जो लिहाज कर गया, अन्यथा कुछ भी हो सकता था। उन्होंने कई बार परिंदों को दम तोड़ते देखा था, कई जानवर उनके हाथों में मरे थे और कई सांपों के फन उन्होंने कुचले थे। सबकी आंखों में जीवन की वो तड़प, वो छटपटाहट देखी थी जो आज उनके भीतर थी। रात रात भर करवटें बदलते, नींद न आती, भूख मर गई थी, आंखें जलती रहती थीं, लगता रोम रोम किसी तीक्ष्ण अदृश्य ज्वाला में जल रहा है। इधर भी कोई ठौर ठिकाना न रहा था। हर कमरे में ताला, बस मंदिर, कुआं और कमरा और उसी से लगी जमीन उनके पास थी। इस जमीन के लिए भी भाई ने पंचायत के सामने कई बार ये प्रस्ताव रखवाया था कि उसका वारिस इन्हें बना दिया जाए, जबकि शर्त यह थी कि उनकी मृत्यु के बाद ही वो जमीन उन्हें मिल सकती थी, यानी उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा, मृत्यु की कामना। ऐसा नंगा नाच, वो भी जमीन जायदाद के लिए। इसी महादुख से घबरा कर वे एक दिन चित्रकूट चले गए, फिर हरिद्वार, फिर चारों धाम की यात्रा। विकलांग कोटे से उनका विकलांग पास बना हुआ था, इसलिए किराए के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मगर इतनी जगह जाकर भी वे अंदर से धधकते दर्द से मुक्ति नहीं पा सके थे। हर बार वही दृश्य, वही आवाज़ें, वही चेहरे, वही गेहूं का अपार ढेर और उस ढेर के पास उस झूठी स्त्री का चेहरा। उन्होंने अपने बारे में कोई खबर नहीं की। सब सोचते होंगे कि जीवन भर कुंवारे रहे हैं, इसलिए बहकना स्वाभाविक है। पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि उनके भीतर बैठा इंसान भी नैसर्गिक जीवन जीना चाहता होगा। मन में उठी होगी स्त्री देह को छूने की, पाने की कामना, चाहा होगा नरम हाथों का स्पर्श, जागी होगी संतान को पाने की इच्छा और फिर उससे जुड़ी मोक्ष की भावना। दोनों भाई अपना अपना परिवार बढ़ाते रहे। दोषी तो कुदरत है जिसने उन्हें अपंग बना दिया था। अगर प्रयास किया जाता तो कोई ना कोई साथी तो मिल ही जाता। पर अब उनका मन सीधे प्रतिप्रश्न करने लगा है कि ये भी एक साजिश रही होगी। एकांत में लेटते ही स्मृतियाँ उतर आती। बचपन में चेचक का कहर बरपा था। 1.25 महीने तक पड़े रहे थे। ठीक हो गए तो ईश्वर की कृपा, अन्यथा मृत्यु तो निश्चित रहती ही थी। गांव के गांव, परिवार के परिवार समाप्त हो जाते थे। उसी समय नरम हड्डियां सीधी हो गईं, जैसे कोई पेड़ जड़ हो गया हो। कंधे से लेकर कोहनी तक पतले हाथ और कलाई से लेकर ऊपर तक मोटे हाथ। माता तो झर गई थीं, पर ये अभिशाप छोड़ गई थीं। ठगे से रह गए। आसपास दिखाया, जनवा, वैद्य, जड़ी बूटी, झाड़ फूंक, तेल मालिश सब करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े भाई ने कुछ समय तक सेवा की, मगर कब तक? बढ़ती उम्र, चढ़ती हुई जवानी और पतले सीधे हाथ। काम के बिना जीवन कैसे कटेगा? निराशा तथा दुख से भरे जीवन में मृत्यु ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग थी। पर यूं मरा भी तो नहीं जाता था। उन्हें याद है, जब उनका शरीर पसीने से चिपचिपा जाता था, मैल की परतें जम जाती, दांतों में खट पड़ जाती, कीड़े पड़ जाते कपड़ों में, स्वभाव में तीखा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। इसलिए वे और निर्मम होते गए। किसी की सहायता न लेते, ना अपना दुख कहते। फिर जैसे उन्होंने रास्ता निकाला, घुटनों पर रोटी रखते और मुंह में चबाते। कभी रोटी गिर जाती तो कभी सब्जी। पर धीरे धीरे स्वयं को साधा। साधना करके शरीर को अपना गुलाम बनाया। हाथों को कैंची बनाकर लोटा रखकर पानी पीते। कंधा बांधकर यहाँ वहाँ के बाल ओंछ लेते। दीवार से पीठ रगड़ते। दातुन को बांधकर दांत साफ करते। बस ऐसे ही उनके कामों के औजार बनते गए। और आश्चर्य कि वही टेढ़े हाथ उनकी ताकत बनते गए। पर गृहस्थ जीवन फिर भी न बच सका। इस संबंध में भी उन्हें कोई पछतावा नहीं था। भाइयों के बच्चों को अपना बना लिया था। उनकी पढ़ाई के लिए पैसे, उनके लिए अनाज, उनके लिए सपने देखना उनका ध्येय बन गया था। भतीजे भी एक समय था जब देखभाल में, सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पर जब अधिकारों की बात आई, हिस्सा बांट हुआ और दूसरे घर की लड़कियों ने राजपाट संभाला, तो वे सब अलग अलग नजर आए। वो अंततः इसी नतीजे पर पहुँचते कि भाइयों को समझना था, बच्चों का क्या दोष। मन इतना खट्टा हो चुका था कि जीवन भर न देखने का संकल्प ले लिया। लंबी यात्रा से लौटे तो मन के साथ साथ तन भी थक कर चूर चूर हो गया था।
हाथ खाली थे, उधार मांगते तो किससे? लोग क्या सोचेंगे कि भाई ने निकाल दिया। कोई और काम कर नहीं सकते थे, कहीं जाकर रह नहीं सकते थे, यहीं रहकर शेष जीवन गुजारना था। सबको त्याग दिया था, लेकिन फिर से वही काम करना। मन को समझाया, तैयार किया, संकोच शर्म त्यागा और किसी तरह सोसाइटी से ब्याज पर पैसा उठाया। मंदिर वाली ज़मीन पर रात दिन करके जुटे रहे। 60 वर्ष के बाद जीवन शून्य से शुरू कर रहे थे। मन पर चोट लगी थी, इसलिए करना तो था ही। जवाब देना था अपने अपमान का, अपनी पराजय का। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? आज हर एक की ज़बान पर एक ही सवाल था। बैठे ठाले क्या करेंगे? फिर भी वे संभल कर बोले, आक्षेप की भाषा नहीं बोलना चाहते हैं। आराम करो, घूमो फिरो, किस बात की कमी है? हमने आपकी सेवा में कभी कमी की? आगे भी नहीं करेंगे। आखिर किस बात की कमी है? वो कैसे समझाएं कि उन्हें ये सब मजबूरी वश करना पड़ रहा है? आत्मा में पड़े छाले कोई नहीं देख सकता। मन में उठा हाहाकार पता नहीं कब शांत होगा। कक्का, आपने जीवन में जो जो काम किए हैं सब विस्तार से बताना। अब शर्म नहीं आएगी हमको लेकर? उनके मुंह से तपाक से निकल गया। इतना खरा जवाब? चंदन स्तब्ध उनका चेहरा देखता रह गया। इन बूढ़ों के लिए कुछ भी करो, कभी खुश नहीं होते, कभी संतुष्ट नहीं होते, कभी आशीर्वाद नहीं देते। हमेशा शिकायत, हमेशा ताने मारना, खुद को दुखी सिद्ध करना। साथ चलने के लिए बहुत मनाया चंदन ने, पर सब बेअसर। सारे मुंह तोड़ चुके हैं। अब उन्हें अपना एकांत भला लगने लगा है। हालांकि इस एकांत ने उन पर प्राणलेवा हमला भी किया था। लंबी बीमारी में पड़े रहे थे, अकेले कुढ़ते कराहते, न कोई पानी देने वाला था, न दर्द को खींचने वाला। तब अछूत रमलिया ने आकर उनके घर की देखभाल की, पानी भर कर रख जाती, उनके कपड़े धो जाती। पहले उसके हाथ का दलिया खिचड़ी ना खाते थे, पर किन क्षणों उन हाथों से जाति का रंग उतर गया और स्वाद लग गया जीभ को। इसी सेवा भाव में पता नहीं कब वे एक दूसरे के निकट आ गए। एकाकी जीवन का सफ़र शायद यूं ही ख़त्म होना था। पूरे गांव में हंगामा खड़ा हो गया कि पंडित जी ने रमलिया को रख लिया है। भवानी सिंह की पत्नी का निराधार आरोप भी अब सत्य प्रतीत हो रहा था। अविश्वास की कोई बात नहीं रह गई थी। पागल हो गए हैं? बदनामी करवा दी, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। शादी ही करनी थी तो अपने समाज की औरत से कर लेते। पता नहीं क्या सूझा, जीवन भर ढोंग करते रहे कुंवारे रहने का। उस नीच औरत ने सोचा होगा बुढ़े के पास काफ़ी पैसा है, घर वालों से नाराज़ है, इसलिए फंसा लो। अब घर में कदम मत रखने देना, सारे संबंध खत्म। हमें भी तो समाज में अपने बच्चों के लिए रहना है, संबंध करने हैं, अब क्या होगा? छोटे भाई स्तब्ध, आग बबूला। पापी, दुष्कर्मी, नीच, खानदान पर लगा कलंक, हमें तो इसीलिए नफरत थी। उधर जात, कुल, गोत्र और खान पान को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, जबकि उन्होंने ना जाति देखी थी, ना रंग रूप, ना आगे पीछे का परिणाम सोचा था। उन्हें तो ऐसा सहचर चाहिए था जो बीहड़ होती जिंदगी के शेष दिनों में अपनापन दे सके, उनके एकांत को भर सके, मन पर छाए अवसाद के मेघों को बरसा सके। फिर एक दिन लोगों ने सुना कि वो अपनी रमलिया को लेकर यात्रा पर निकल गए। कुछ मस्करों ने मस्खरी की, बुढ़ापे में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कुछ ने कहा डर के मारे भाग गए हैं। कुछ ने कहा बुढ़ापे में प्रेम की पींगे मार रहे हैं। पर हकीकत में ना वो गुलछर्रे उड़ा रहे थे, ना यात्रा का सुख चैन भोग रहे थे, ना स्त्री देह के प्रति कामासक्त हुए थे। पंचायत के द्वारा उन पर लगातार दबाव डाला जा रहा था कि वो मंदिर वाली ज़मीन से अपना नाम वापस ले लें और अपने बड़े भाई को वारिस बना दें, क्योंकि उन्होंने एक नीच जाति की औरत से विवाह कर लिया है। इसलिए इस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए, समाज की झिड़कियों और हंसी ठिठोली से बचने के लिए, जाति से बाहर विवाह करने के आरोप में बहिष्कृत किए जाने की आशंका से वो अनजान शहर में रह रहे थे, जहाँ न कोई कैमरामैन था, न टीवी वाले, न विकलांग संस्था के अध्यक्ष, न तमाशबीनों की टोली, न अपनों की दुत्कार, न परायों की नसीहतें। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वो थे। उनकी जीवन सहचर थी, जीवन का संगीत था, सघन छाया थी, परिंदों का कोलाहल था, अधूरेपन से मुक्ति थी। और ये कैसी विडंबना थी कि जब तक वे दूसरों की इच्छा से जीते रहे तब तक उन्हें चैन नहीं था, और आज जबकि वे अपनी इच्छा से जी रहे हैं तब दूसरों को चैन नहीं था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके जैसे व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, और इसीलिए आज वे अपने परिवार, समाज तथा गांव के लिए एक चुनौती के रूप में खड़े थे। ये पलायन नहीं, जीवन के प्रति प्रेम का भाव था जिसे वो जीना चाहते थे।
अभी आप सुन रहे थे एक बेहद सशक्त कहानी अब और नहीं, जिसकी लेखिका थी वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी उत्कृष्ट कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।